गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट यानी प्रतिस्थापन प्रभाव। लास्ट वीडियो में आपने आय प्रभाव के बारे में देखा था। तटस्थ वक्र विश्लेषण में ये 3 प्रकार के प्रभाव होते हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो इनकम इफेक्ट यानी आय प्रभाव, और सेकंड हमारा जो टॉपिक आज होने वाला है वो है प्रतिस्थापन प्रभाव, और एक और जो प्रभाव बचता है वो है कीमत प्रभाव। उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सेकंड नंबर पे प्रतिस्थापन प्रभाव। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। तो इस प्रभाव के अंतर्गत क्या होता है कि जो कमोडिटी होती है, हम जानते हैं कि तटस्थ वक्र विश्लेषण में 2 वस्तुओं के संयोगों को लिया जाता है, जिसमें हम ये मानते हैं एक वस्तु महंगी होती है और दूसरी वस्तु सस्ती होती है। तो इनमें होता है कि दोनों वस्तुओं की सापेक्षित कीमतों में परिवर्तन हो जाता है। सापेक्षित का मतलब महंगी वस्तु महंगी हो जाती है, सस्ती वस्तु सस्ती हो जाती है। तो इस तरीके से उपभोक्ता क्या करता है, महंगी वस्तु के स्थान पे सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित कर लेता है, और महंगी के स्थान पे जो सस्ती का प्रतिस्थापन ही क्या है, प्रतिस्थापन प्रभाव है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है इसके अंतर्गत, इसमें जो एक वस्तु महंगी होती है और दूसरी वस्तु सस्ती होती है, तो महंगी के स्थान पे जब सस्ती को प्रतिस्थापित किया जाता है इसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव के रूप में समझते हैं। और ये प्रभाव जो महंगी वस्तु महंगे होने से इस तरीके से संपूर्णतः मिट जाता है, क्योंकि सस्ती वस्तु क्या हो जाती है, बहुत सस्ती हो जाती है। उपभोक्ता क्या करता है, महंगी वस्तु की जगह उसको लेना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से ये प्रभाव है अपने आप ही एडजस्ट कर लेता है। और ऑल ओवर इसको घुमा फिरा के यदि बात कही जाए तो इसका सिंपली अर्थ यही है कि प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत 2 वस्तुओं से संबंधित हम प्रभाव देखते हैं। 2 वस्तुओं में किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है, इसमें महंगी वस्तु होती है, एक सस्ती होती है, महंगी वस्तु महंगी हो जाती है और सस्ती वस्तु सस्ती हो जाती है। उपभोक्ता क्या करता है, महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित कर लेता है, और इसी को हम इसी का जो प्रभाव है सस्ती वस्तु पे महंगी वस्तु के स्थान पर जो सस्ती वस्तु का जो प्रभाव पड़ता है उसकी मांग पे, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। तो ऑल ओवर इसमें क्या क्या चीज़ें स्थिर रहती है उनके बारे में बात करें तो हमने जैसे कि आय प्रभाव के बारे में बात किया था कि अन्य परिस्थितियां समान है, वो भी इसमें भी सेम रहती है कि अन्य परिस्थितियां समान रहे। ठीक है, तो जो अदर कंडीशंस है आर क्या रहे, कांस्टेंट रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। और उपभोक्ता की आय में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन दोनों वस्तुओं की सापेक्षित कीमतों में परिवर्तन हो जाता है। सापेक्षित का मतलब महंगी महंगी हो जाती है, सस्ती सस्ती हो जाती है। और उपभोक्ता क्या करता है, महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती को जो प्रतिस्थापित कर लेता है या लेना पसंद करता है या लेना स्टार्ट कर देता है, और इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। तो डायग्राम के द्वारा आप इसको समझेंगे। सबसे पहले OXOA खींचना है हमें, और इधर लिखेंगे X गुड्स, इधर लिखेंगे Y गुड्स। इसके अंतर्गत हम जो मूल्य रेखा है वो सीधे इस तरीके से एक ही बनाते हैं। मूल्य रेखा एक ही होती है इसमें, और सबसे पहले इसमें क्या बनाना है, मूल्य रेखा बनानी है। मूल्य रेखा के हम तटस्थ वक्र को स्पर्श कराएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि तटस्थ वक्र विश्लेषण के अंतर्गत संतुलन कहाँ होता है, जहाँ मूल्य रेखा को तटस्थ रेखा स्पर्श करे। तो इसमें हमें क्या बनाना है, एक संतुलन भी बनाना है। संतुलन से बताएंगे किस तरीके से वस्तु की कीमतें घटती बढ़ती है और दोनों वस्तु की क्या क्या क्वांटिटी लेते हैं हम। तो ये संतुलन क्या बताता है, यहाँ टच किया तो दोनों साइड मिला देंगे, यहाँ इस वस्तु की मात्रा है और इधर है जो इस वस्तु की मात्रा ली जा रही है। इसका हम नाम लेंगे
y1, इसका नाम लेंगे x1। अभी वर्तमान संतुलन यहाँ है जहाँ हम क्या देख रहे हैं कि y वस्तु की मात्रा है जो OY1 के रूप में ली जा रही है और x गुड्स है उसकी जो क्वांटिटी किस रूप में ली जा रही है, OX1 के रूप में। ठीक है, ये हमारा यहाँ क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। अब आप एक चीज़ और देखते हो, तटस्थ वक्र विश्लेषण में जो हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव होता है, इसमें उपभोक्ता एक ही संतुलन बिंदु, एक ही तटस्थ रेखा से एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर पहुंच जाता है। तो यानी कहने मतलब जो इंडिफरेंस कर्व है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसमें एक ही इंडिफरेंस कर्व होता है, लेकिन मूल्य रेखा में थोड़ा आपको बदलाव देखने को मिलता है। वो किस कारण से, वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन से। अब आप देखेंगे कि उपभोक्ता किस तरीके से चेंज कर लेता है अपनी वस्तुओं की कीमतों। ये माना कि y वस्तु क्या है, महंगी है, और x वस्तु क्या है, सस्ती वस्तु है। उपभोक्ता क्या करेगा, y वस्तु की मात्रा कम कर देगा और x वस्तु की मात्रा क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा। तो इसलिए हमने क्या माना है, y वस्तु को महंगा और x वस्तु को हमने क्या मान लिया, सस्ता मान लिया है। तो y के स्थान पर x वस्तु की जो मात्रा है वो प्रतिस्थापित की जाएगी, उसी को हम प्रतिस्थापन प्रभाव के रूप में समझेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसकी मात्रा कम करते हैं और इसकी मात्रा बढ़ाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, संतुलन बनाना पड़ेगा। तो संतुलन के लिए हमें एक जो AB, इसको नाम देंगे AB, जो मूल्य रेखा है, हम एक नई मूल्य रेखा और खींचेंगे जो इस डायग्राम को कहीं अन्य जगह टच करवाए। हम यहाँ इसको टच करवाएंगे। ठीक है, इस संतुलन से कहीं नीचे, जो कि डैश डैश करके इसको हमें मिलाना है। तो डैश डैश करते हुए हमें नीचे की ओर इसको कहीं मिलाते हुए एक संतुलन रेखा बनानी, एक संतुलन और बनाना है। लाइनें सीधी होनी चाहिए और सीधी लाइनें अच्छी लगती है। आप डायग्राम बनाएं तो ज़रूर स्केल की हेल्प लें। स्केल से लाइनें एकदम सीधी बनती है, अच्छी बनती है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको मिला देते हैं। थोड़ा थोड़ा डैश डैश करके मिलाना है ताकि अलग लगे कि ये अलग लाइन है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इनको क्या करना है, डैश डैश करके मिलाना है। यहाँ तो हमने कहाँ मिला है, इसको यहाँ मिला है। हमने क्या है, आपको स्केल यहाँ नीचे रखना है, इस तरीके से एक लाइन मिलानी। इस डायग्राम को कहीं भी वो इस एक जो संतुलन से कहीं भी नीचे आप इसको मिला सकते हो। तो हमने यहाँ मिलाया है इसको, और ये संतुलन आगे बढ़ता हुआ इधर आगे बढ़ जाता है। और जो हमारी AB रेखा थी, इसको नाम हम देंगे A1 और B1 नाम दे देंगे नई रेखा का। तो इस तरीके से A1 और जो B1 रेखा है आपको बनानी होगी। आपको स्केल की सहायता से ही इसको बनाना है, अदरवाइज ये लाइनें आपकी सीधी नहीं लगेगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि स्केल से किस तरीके से बनाना है। आपको स्केल का प्रयोग करते हुए इस तरीके से स्केल को इसके स्पर्श कराना है कहीं नीचे की ओर से, और यूं आप लाइन खींचेंगे। दोबारा से मैं आपको एक लाइन बना के दिखाता हूँ। इसमें स्केल किस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर। यहाँ आप पहले से हमने संतुलन बनाया, इस पर कहीं भी इस तरीके से आप स्केल रखेंगे और इस तरीके से इसको डैश डैश करते हुए एक नई लाइन है जो नीचे की ओर मिला देंगे। और ये जो रेखा है इसको हम नई कीमत रेखा समझेंगे। तो इस तरीके से ये जो क्या है, नई प्राइस लाइन है, इसका नाम हम A1 ही रखेंगे, A1, और यहाँ इसका नाम वही है B1। तो इस तरीके से लाइनें हमेशा क्या होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। इसके अलावा यदि बात करी जाए कि अब यहाँ आपको संतुलन दूसरा कहाँ दिखाए, तो जहाँ ये लाइन यहाँ लगभग यहाँ इसके मिड में टच कर रही है, ठीक है, ये इसका बीच का हिस्सा है, तो यहाँ ये टच कर रही है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक संतुलन बनाए, इसको नाम देंगे E1। नीचे मिलाएंगे, इसको भी डैश डैश करके मिलाना आपको। तो
इस तरीके से, और इधर इस तरीके से एक है जो डैश डैश करते हुए इधर मिलाना आपको। और इसका नाम देंगे हम y2 और इधर नाम देंगे x2। तो हम क्या कहेंगे इसमें कि उपभोक्ता के सामने पहले ई संतुलन था, अब नया संतुलन क्या है, E1 है। उपभोक्ता क्या करता है, महंगी वस्तु हमने माना था किसको, Y को, और सस्ती वस्तु माना था हमने X को। क्या किया उपभोक्ता ने, X वस्तु के स्थान पर Y वस्तु को प्रतिस्थापित कर लिया। किस तरीके से, तो आप देख रहे हैं कि पहले क्या मात्रा ले रहा था, E पे, E बिंदु बताता है OY1 मात्रा Y की और OX1 मात्रा है जो इसकी ली जा रही थी। लेकिन महंगी वस्तु कौन सी, Y थी, ये क्या है और महंगी होगी, तो उपभोक्ता ने इसकी मात्रा कम कर दी। और इसकी मात्रा क्या है, ये वस्तु X है जो सस्ती होगी, तो इसकी मात्रा इसने बढ़ा दी है। तो इसकी कितनी कम करिए, OY1 से अब इतनी ले रहा है, पहले इतनी ले रहा था यहाँ से यहाँ तक, अब इतनी सी ले रहा है। और पहले x कितनी ले रहा था, अब यहाँ से आता है, अब इतनी ले रहा है, अब इतनी ले रहा है, और इसकी इतनी और इसकी इतनी। तो कितना कम कर दिया, इसका इतना कम किया और इसका इतना है जो बढ़ा दिया है। तो इस तरीके से उपभोक्ता इस वस्तु की मात्रा में कमी करके इसकी मात्रा है जो बढ़ा दिए, और इस तरीके से ये नया संतुलन बन गया है। तो इस प्रतिस्थापन प्रभाव में हम यह भी कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर जो पहुँचता है तो उसे जो आईसी वक्र है वो नया नहीं बनाना पड़ता है। या इसको ये भी कह सकते हैं कि एक ही आईसी वक्र पे उपभोक्ता एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर पहुंच जाता है। और ये प्रभाव किसमें देखने को मिलता है, प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत ये चीज़ देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। और इसको यदि बात करें डिस्क्राइब करने की, तो आपको इसमें सबसे पहले OXOY पे क्या लिखा है आपने, वो लिखेंगे, फिर लिखेंगे E क्या है, इसमें बताएंगे E संतुलन है, ठीक है, जहाँ OY1 प्लस OX1 दोनों वस्तुओं की मात्रा ली जा रही है, इसकी Y की OY1 और इसकी OX1 मात्रा ली जा रही है, ठीक है। और E संतुलन ये बता रहा है, ठीक है। और संतुलन कैसे बना ये बताएंगे। ये संतुलन है जो आईसी वक्र मूल्य रेखा को टच करता है, इसके कारण बना है। तो इस तरीके से ये चीज़ें भी आप इसमें क्या है मेंशन करेंगे, बताएंगे इसमें कि संतुलन किस तरीके से बना है। तो संतुलन वहाँ बनता है जहाँ मूल्य रेखा तटस्थ रेखा को स्पर्श करे। तो मूल्य रेखा ये नीचे AB जा रही है और ये क्या तटस्थ रेखा है IC, इंडिफरेंस करो हमारी। तो इस तरीके से इसके बारे में बताएंगे। और जहाँ ये संतुलन बनता है वहाँ दोनों वस्तुओं की मात्रा अलग अलग दिखाई जा रही है। अब क्या होता है कि हम कहते हैं कि इस प्रभाव के अंतर्गत Y वस्तु क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है, और सस्ती वस्तु है जो X है जो सस्ती हो जाती है। उपभोक्ता क्या करता है, Y वस्तु की मात्रा कम कर देता है और X वस्तु क्या कर लेता है, उसकी जगह प्रतिस्थापित कर लेता है, नहीं वो काम में लेना चालू कर देता है। इस तरीके से इसकी मात्रा कम करके इसकी मात्रा को बढ़ाने को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। तो इस तरीके से उपभोक्ता एक संतुलन से एक ही तटस्थ वक्र पर दूसरे संतुलन पर पहुंच जाता है, एक संतुलन से एक ही तटस्थ वक्र पर दूसरे संतुलन पर पहुंच जाता है। और इसे हम किस रूप में समझते हैं, इसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव के रूप में समझते हैं। तो इसके बारे में ये बताएंगे आप बेसिक। इसके बाद में E1 बताएंगे। E1 के बारे में बताएं तो E1 नया संतुलन जहां उपभोक्ता इस वस्तु की OY2 और X वस्तु के OX2 मात्रा है जो ले रहा है, ठीक है। किस कारण हुआ है, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण हो रहा है ऐसा। कहेंगे ये ऐसा क्यों हुआ कि प्रतिस्थापन प्रभाव क्यों, क्योंकि Y वस्तु महंगी होगी, सस्ती वस्तु है जो X वो सस्ती होगी, इसकी मात्रा कम करी और इसकी मात्रा बढ़ा दी है, इस कारण ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ें इसमें हम बता देंगे। इसके अलावा AB जो पहले बताएंगे AB मूल्य रेखा है, फिर कहेंगे A1 B1 है, ये भी नई मूल्य रेखा है, ठीक है, जो कि वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के कारण ऐसी बनी है ये। तो ऑल ओवर हम इसके बारे में इतना ही बताएंगे। और इसके बारे में और भी थोड़ा और डिस्कस किया जा सकता है, और भी बताया जा सकता है। यदि प्रत्येक पॉइंट को यदि आप बताओगे तो आपके सामने एक बहुत सारा मैटर लिखने को होगा। तो डायग्राम को जब भी हम बनाते हैं तो उसको डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए डायग्राम को अच्छे से डिस्क्राइब कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।